हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज न्यू चैप्टर लेके आए हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन तो हम पहले भी पढ़े होंगे, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन कैसा होता है, कौन होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले हैं, जिसके पास धैर्य होता है वह जो चाहे पा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर पैसेंस है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, बहुत उतावला भी नहीं होना है। तो देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, सिंपली ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आप किसी मजदूर को फोर रुपीज़ मिलता है, तो सपोज करो 8 आवर काम करता है, तो 8 रुपीज़ अगर मिल जाए तो 16 आवर करेगा, डबल करेगा। या सपोज करिए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाएगा। मतलब ये बढ़ा, रुपीज़ बढ़ा तो आवर भी बढ़ गया। जैसे मान लो आप 5 पेन खरीदते हो ₹10 में, तो 15 पेन खरीदना हो तो कितना में मिलेगा। 5 पेन 10 में मिलता है तो ये 30 में मिलेगा। अर्थात ये पेन की संख्या बढ़ा तो अमाउंट भी बढ़ गया। तो वही कह रहा है, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। मान लो 1 पेन खरीदना है तो 2 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि 5 पेन 10 में है तो 1 पेन तो 2 में ही मिलेगा। तो देखिए, पेन की संख्या कम, अमाउंट भी कम। तो टू क्वांटिटी, मान लो x y है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस स्थिति में x अपॉन y हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो 5 पेन का 10 रुपीज़ था, तो 5 अपॉन 10 करिए, कितना हुआ 1 अपॉन 2, इतना आया। अब 15 पेन का 30 रुपीज़ कॉस्ट, तो 15 अपॉन 30 करके देखो, तो ये भी 1 अपॉन 2, यहाँ भी 1 अपॉन 2 आया। या 1 पेन का 2 रुपीज़ है तो ये भी 1 अपॉन 2। तो कांस्टेंट, इसमें भी देखो 1 अपॉन 2 आ रहा है, इसमें भी 1 अपॉन 2, इसमें भी 1 अपॉन 2। मतलब है टू क्वांटिटीज यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है। एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स आर 40, देन कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स आर 80। पेन की संख्या दूनी हुई, ये 4 पेन था तो 8 पेन दूनी हो गई, तो अमाउंट भी 40 से 80 हो गया। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की विशेषता हुआ। क्या विशेषता हुआ कि टू क्वांटिटीज में एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, और दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे कर लीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। इफ कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स आर 40, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स। तो सिंपल, अगर देखो कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लगाना हो तो ऐसे लगाओ, 10 पेंसिल का कॉस्ट कितना है ₹40, पूछ रहा है 20 पेंसिल का। तो देखिए, ये दूना हो गया तो ये भी दूना हो जाएगा, RS 80। लेकिन थोड़ा सा अच्छे मेथड में बनाओगे तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू RS 40। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का निकाल दीजिए, तो 40 अपॉन 10, यूनिटी मेथड पे हम बनाते हैं। 10 पेंसिल का 40 तो 1 पेंसिल का तो कम होगा ना, तो कम के केस में डिवाइड होता है। देयरफॉर 20 पेंसिल का निकालना है, तो 40 अपॉन 10 इंटू 20, 10 2 जा 80 रुपीज़ हो जाएगा। अब वैसे भी निकाले थे 80। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, ए ट्रेन इज मूविंग ए स्पीड ऑफ 40 km पर आवर। ये 40 km पर आवर क्या है, स्पीड, इसका मतलब क्या है, सोच के बताओ। इसका मतलब वो ट्रेन 1 आवर में, पर आवर मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर चली जाती है। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड का ये मतलब हुआ। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 30 मिनट। तो देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट।
तो 60 मिनट में ट्रेन इन 60 मिनट्स ट्रेन ट्रेवल 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का तो स्पीड का 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब ये हुआ कि 1 आवर में 40 किलोमीटर जाता है। तो चूंकि ये डिस्टेंस पूछ रहा है, हाउ फार इट विल ट्रेवल, यानी कितना दूर जाएगा, तो फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस वाला पोर्शन राइट साइड होगा। मान लो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ट्रेन को 40 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगता है, मिनट इधर करते, लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर 1 मिनट में तो 40/60, देयरफॉर इन 30 मिनट तो 40/60 इंटू 30, 32 या 220, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। और 30 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेन जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्केल ऑफ ए मैप 1:3 मान लो मैप में क्या होता है, सपोज करो ये मैप है, तो इतना ही बड़ा मैप में सपोज करो 2 स्टेशन दिखाया जाता है, तो 2 स्टेशन के बीच इतना ही डिस्टेंस थोड़ी होता है। तो ये बोल रहा है 1 यूनिट माने 1 यूनिट को रेशियो में लिया है 3×10.7, माने 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट, और ये रेशियो में है। अगर 2 यूनिट लेते हैं तो ये 2×3×10/7 हो जाएगा डिस्टेंस, माने 1 यूनिट डिस्टेंस को रेशियो में इतना लिया है। ये जो बढ़ेगा ये भी बढ़ता जाएगा। 2 cities आर 5 cm अपार्ट, तो देखो 1 यूनिट में इतना दूरी है, तो 5 यूनिट में या 5 cm में कितना दूरी हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, और चूंकि cm में आ जाएगा, ये भी cm में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये किलोमीटर में होता तो ये भी किलोमीटर में आएगा। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इन किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों देखो, ये सेंटीमीटर में आया है और सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, क्योंकि किलोमीटर में पूछ रहा है। तो सेंटी को किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 10 मिलीमीटर बराबर मिली सेंटी 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिली सेंटी डेसी 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो, तो 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 2 3 4 5, मैंने 1 पर 5 जीरो आएगा। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 पे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूनिट कैसे कन्वर्जन करते हैं, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर और कितना डेकामीटर होता, तो 1 2 2 जीरो ले लेते। 1 किलोमीटर और कितना मीटर है, तो 1 2 3 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। इसी तरह 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, 1 पर 5। तो अब इसका मतलब सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो कितना से डिवाइड करना होगा, 1 लाख से। अब देखो 1 लाख से इसको डिवाइड किया तब ना 1 आंसर आया किलोमीटर में। तो इसमें किलोमीटर में बदलने के लिए 5 × 10 × 10/7, 1 लाख का मतलब 10⁵, क्योंकि 1 पे 5 जीरो है। सेंटीमीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 1 पर 5 जीरो से डिवाइड करना होगा, तो 10⁵ होगा। ये अब किलोमीटर में आ गया, तो 5 × 3 तो ये 15। अब ये बेस दोनों का इक्वल है, तो हम क्या जानते हैं, बेस अगर इक्वल हो तो पावर माइनस हो जाता है, तो इज इक्वल टू 15 × 10⁻²km, यही आंसर हो गया। तो इस तरह हम निकालेंगे। अब कह रहा है ए पोल 10 मीटर हाई कास्ट ए शेडो। मान लो ये पोल है, इस पे सूर्य का प्रकाश है, तो एक शेडो, ये पोल है और ये शेडो मतलब छाया,
2 मीटर का, ये 10 मीटर अगर पोल है तो 10 मीटर अगर पोल है तो 2 मीटर का ये शैडो है। मैंने सूर्य के प्रकाश में कोई पोल रहे तो छाया बनेगा, शैडो बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ अदर पोल व्हिच कास्ट ए शैडो 4 मीटर। तो अब कह रहा है कोई अगर 4 मीटर का शैडो बन रहा है तो पोल कितना हाइट होगा, 2 मीटर का है तो 10 मीटर पोल, 4 मीटर शैडो है तो ऑलरेडी ये दूना हो जाएगा, 20 मीटर का हो जाएगा। तो यूनिटी मेथड पे अगर लगाएंगे तो ऐसे लगा देंगे, इफ शैडो 2 मीटर देन पोल हाइट h लिख दिए हैं, हाइट 10 मीटर, इसलिए वो शैडो 1 मीटर तो ये 10/2 हो जाएगा। तो शैडो इसमें 4 मीटर का आ रहा है तो 4 मीटर में तो 10/2 इंटू 4 तो 2 2 या 20 मीटर, पोल का हाइट 20 मीटर होगा। तो ऐसे हम, अच्छा यूनिटी मेथड पर हमेशा ध्यान दीजिए जो पूछता हो वो राइट साइड, जैसे मैं पोल का हाइट पूछ रहा था तो पोल का हाइट राइट साइड लिखे, नहीं तो अगर हम पहले पोल का हाइट साइड लिखते और शैडो बाद में लिखते तो फिर क्वेश्चन नहीं लगता, दिक्कत होता। जो पूछ रहा वही तो हम राइट साइड में देंगे। अब प्यारे बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने देखा, अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, कोई सोच के बता सकते हो? इसमें 2 क्वांटिटी लेते हैं, एक अगर ज़्यादा होता है तो एक कम होता है, एक कम होता है तो एक ज़्यादा होता है। मान लो 5 लेबर या मजदूर मिल के इस रूम में बनाता है, 5 लेबर सपोज करो 5 डेज में बनाता है, तो 10 लेबर लगा दें तो दिन घटेगा कि बढ़ेगा? कम दिन में हो जाएगा। तो लेबर की संख्या तो बढ़ा दी, टाइम डेज कम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो इसको समझाया है कि 2 क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse proportion if x increase then y decrease, वाइस वर्सा, माने y फिर इंक्रीज तो x डिक्रीज। इस केस में x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है। कैसे? मान लो 5 मैन किसी वर्क को 10 डेज में करता है, ठीक है, तो अगर 10 मैन हो जाए यानी आदमी दूना हो जाए तो काम कम करने में कम समय लगेगा ना, 5 डेज लगेगा। तो इस केस में अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 10 जा 50, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमने देखा x अपॉन वाई बराबर कॉन्स्टेंट होता था, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इन्वर्स प्रोपोर्शन में x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है। तो डायरेक्ट इन्वर्स में अंतर क्या हुआ कि डायरेक्ट में अगर x y 2 क्वांटिटी है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। इस एग्जांपल से देखिए 4 men कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, तो 8 men को कितना लगेगा? 5 ही डेज लगेगा। आदमी ज़्यादा हो गया तो दिन कम लगेगा। तो देखो 4 इंटू 10 कितना हुआ? 40, 8 5 जा भी 40, तो ये कांस्टेंट होगा दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। If 45 men can do a piece of work in 49 days, in how many days? अब देखो डेज पूछ रहा है तो डेज वाला राइट टाइम में लिखेंगे, जो पहला लाइन लिखेंगे, will 35 men do it। लिखो 45 men can do a work in 49 days, therefore 1 man, तो 49। एक आदमी को कितना दिन लगेगा? सोच के बोलिए, ज़्यादा दिन लगेगा कम दिन लगेगा? 45 मिल के 49 डेज, तो एक आदमी को तो बहुत ज़्यादा दिन लगेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा। ये ध्यान रखने, जब कोई चीज़ ज़्यादा होता है 1 में तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 मैन है तो 35 मैन कितना दिन में करेगा? इसका मतलब क्या? यही सेम चीज़, मैन कैन डू, इसमें 35 मैन कैन डू, तो 49 इंटू 45 अपॉन 35, तो 7 5 जा 7 7 जा 5 9 जा
तो 9 7 63 डेज आंसर होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि इस तरह का जब वर्क होता है ना, तो मैन और वर्क में 1 में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि एक मैन को तो ये मान लो 45 मैन इस घर को 49 डेज में बनाता है, कोई अकेले बनाएगा तो बहुत दिन लगेगा ना, ज़्यादा दिन लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। फिफ्टीन मैन डिग ए पॉन्ड इन 10 डेज, हाउ मेनी मैन कैन डिग इट 5 डेज। अब देखो हाउ मेनी मैन, तो मैन पूछ रहा है, तो फर्स्ट लाइन में मैन वाला टर्म राइट साइड लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन 10 डेज 15 मैन कैन डिग ए पॉन्ड। उल्टा लिख दिए, क्योंकि पूछ क्या रहा था, मैन पूछ रहा था, तो पहला लाइन का उल्टा लिखे, इसलिए 1 डे में, 1 डे में अगर पॉन्ड को खुदवाना हो 150 लोग लगाना होगा, मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर इन 5 डेज में, तो 15 इंटू 10, 1 डेज में ज़्यादा होगा तो 5 डेज में कम लोग लगेंगे, तो 5 2 जा ये 30 डेज 30 मैन हो जाएगा आंसर, 30 मैन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। इफ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली लॉ अभी भी देखे हैं, मैंने एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो x 10 है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज और क्या देखा था हमने, x अपॉन वाई बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो x है 10 और y है 5, तो x 10 लिखो y 5, तो ये कितना आ रहा है 5। फाइंड x इफ y 25, तो फिर x अपॉन वाई जो करोगे, x अपॉन वाई, तो ये कांस्टेंट तो दोनों में बराबर ही रहेगा, मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने देखा x अपॉन वाई का वैल्यू हर केस में इक्वल होता है, तो इस केस में 5 आया, तो इस केस में भी तो 5 ही आएगा, मैंने ये x है और y 25 है, तो दोनों का रेशियो 5 ही आएगा, तो x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, 25 इंटू 5 125। फिर से समझिए, इनवर्स पोर्शन में x अपॉन वाई कांस्टेंट होता है, तो 10 अपॉन 5 का आंसर 5 आया, तो इसमें भी जो दूसरा केस लेंगे इसमें भी x अपॉन वाई 5 ही आएगा, तो x अपॉन 25 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इंटू 5 125। इन ए आर्मी कैंप 1000 आर्मी हैड प्रोविजन, मतलब 1000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कितने दिन का था, 40 डेज में। However 1000 आर्मी मोर एडेड, माने 1000 और लोग आ गए, तो 1000 पहले से थे आर्मी, 1000 और आ गए, तो अब कितने लोग हो गए 2000, तो खाना कम दिन चलेगा कि ज़्यादा दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। देन हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ, तो देखो फॉर 1000 आर्मी प्रोविजंस फॉर 40 डेज, इसलिए 1 आर्मी, अगर एक ही रहता तो बहुत ज़्यादा दिन खाता, तो 40 इंटू 1000, ये ध्यान देना है। मैंने मान लो 100 लोगों के लिए यहाँ खाना रखा है 50 दिन के लिए, 50 डेज के लिए, अकेले किसी को खाना हो उतना खाना, तो 100 इंटू 50 डेज हो जाएगा, बहुत दिन हो जाएगा, तो देयरफॉर, लेकिन टोटल आर्मी कितना हो गया है 2000 आर्मी हो गया, तो 40 इंटू 1000 अपॉन 2000, 220, मतलब 20 डेज आंसर होगा। ऐसे हम लोग निकालेंगे।